नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं का 10वां पार्ट जो है कारतूस। कारतूस को लेकर, कारतूस को तो हम पहचानते हैं क्या होता है कि बंदूक से चलाई जाने वाली जो गोली होती है उसे कारतूस बोलते हैं। उनके लेखक जो है वो कौन रहे? हबीब तनवीर रहे। हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया उनका समय देखें तो क्या रहा हुआ है, 1923 से लेकर 2009 तक है वो हबीब तनवीर रहा है। उनके परिचय के बारे में देखें तो कहाँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1923 में उनका जन्म हुआ था। और उसे ही लेकर हम आगे बात करें तो उनकी रुचि जो है वो एक नाट्य लेखन में वो ज़्यादा तौर पर रही हुई थी। और सबसे पहले देखें तो उन्होंने नागपुर है वहाँ से स्नातक यानी क्या होगा, ग्रेजुएट, कि नागपुर से है ग्रेजुएट स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। और इसके बाद ब्रिटेन जाकर नाट्य लेखन, उनका मुख्य हिस्सा क्या रहा है, नाट्य लेखन। वो कहाँ जाकर, क्यों ब्रिटेन गए हुए थे और वहाँ की यूनिवर्सिटी से उन्होंने नाट्य लेखन के क्षेत्र में है वो अध्ययन किया था, उपाधि है वो हासिल की थी। और इसके बाद लौटकर है वो दिल्ली आकर है और नाट्य मंच की स्थापना करते हैं। और इसके साथ वो कई क्षेत्रों में भी आगे है वो बढ़ते, जिनमें देखें तो एक नाटककार के रूप में उसे पहचाना जाता है, एक अच्छे खासे कवि के रूप में भी जाना जाता है, एक पत्रकार भी रह चुके हैं और साथ में एक निर्देशक भी, यानी कि डायरेक्टर कहते हैं तो वो भी रह चुके हैं। और इसके अलावा अभिनेता, कई एकांकी नाटकों में, फिल्मों में भी देखे तो उन्होंने अभिनेता एक हीरो के रूप में है वो काम किया हुआ है। तो देखे तो इस तरह कई क्षेत्र में और बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी थे। इन्हीं के कारण उसे कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं, कई प्रकार के पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। फेलोशिप यानी कहे कि मानद जो डिग्री कहते हैं, क्या हम देखते हैं कई अभिनेता या तो कई बड़े लोग जो होते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन जो है उसके बारे में कहे तो उन्हें डॉक्टर की डिग्री भी मिली हुई है, उन्होंने अभ्यास नहीं किया होता है पर यूनिवर्सिटी द्वारा उसे मानद डॉक्टर की डिग्रियां दी गई होती है। तो इस तरह फेलोशिप के रूप में भी उसे पुरस्कार मिले हुए, डिग्रियां हासिल है। और भारत सरकार द्वारा भी उसे पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इस तरह कई पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। इसके बाद देखें तो हमारा मुख्य पाठ जो है, जो कि क्या है, वो एक एकांकी है। एकांकी यानी क्या होगा वो पहले तो थोड़ा हम समझ लेते हैं। एकांकी यानी कि एक अंक वाला नाटक को तो हम पहचानते हैं कि जिसमें क्या होता है कि अलग अलग पात्र होते हैं, स्थल होते हैं और इनके द्वारा वो सारी क्रियाएं होती है, पूरी घटना है और 2-3 घटनाएं उसमें वर्णित होती है, या तो जीवन के बारे में। एकांकी उसी का ही एक भाग है वो कह सकते हैं, क्योंकि नाटक में अलग अलग कई घटनाएं होती है, जबकि एकांकी में देखें तो एक ही घटना को मुख्य लेकर है वो चर्चा की गई होती है, एक अंक उसमें रहता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि कारतूस जो वजीर अली नामक एक व्यक्ति होता है और वह जब कारतूस को लेने के लिए अंग्रेजी अधिकारी के पास जाता है और तब जाके उसे पहचानते नहीं है। और इस प्रकार वजीर अली जो है अपने कारनामे को लेकर है वो प्रसिद्ध हो जाता है। तो वही मुख्य बात इस एकांकी के जरिए है वो बताई गई है। और वजीर अली का इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि मुख्य पात्र हमारा पूरी एकांकी में क्या रहेगा, वजीर अली, और उसी के ही द्वारा है वो मुख्य उद्देश्य रहा है कि उनका लक्ष्य क्या था, अंग्रेजों को इस देश से निकालना, कि ब्रिटिश शासन जो था उससे यहाँ से दूर करना, अंग्रेजों की हुकूमत की नींद हराम करने के लिए वो ये अभियान छेड़ते हैं। और वो फिर सामने वाले की बटालियन यानी कि अंग्रेज बटालियन को जाए तो उसके खेमे में जाकर भी किस प्रकार से वो कारतूस है वो ले आता है और उसे देखकर वहाँ का कर्नल जो है वो भी हक्का बक्का रह जाता है। तो वही पूरी कहानी को है वो यहाँ पर रखी गई है और जिनके द्वारा यह भी बताना चाहे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे बहादुर लोग भी हैं, ऐसे सैनिक भी हो गए, ऐसे क्रांतिकारी भी हो गए
कि जिन्हीं के कारण आज हम यह मुकाम तक पहुँचे हुए, हमें आज़ादी है वो मिली हुई है। तो उसी के ही एक भाग रूप ये वजीर अली नामक पात्र है, व्यक्ति जो है, उनका परिचय हमें लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ दिए गए सारे मुद्दे पॉइंट है वो नोट कर लो, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह अब हम लेखक परिचय के बाद आगे बढ़े तो कि सबसे पहले तो पाठ का परिचय देखें, जिसमें पहली बात करें कि यह एक एकांकी है। आपको पता ही होगा कि नाटक हो या एकांकी हो, उसमें सबसे पहली बात क्या रहती है कि वो एक तो स्टेज पर हम उसको रजू कर सके, उनको एक सामने दिखा सके, उस प्रकार की उसमें सारी क्रियाएं रहती है, सारा ही ये भाग जो है, सारा ही वर्णन जो है वो उसी प्रकार से रखा हुआ होता है, जिनके कारण आमतौर पर हम कोई भी नाटक देखे, कहानी देखे तो उनमें पूरा परिचय दिया गया होता है। जैसा कि यहाँ मैंने दिया हुआ है कि पात्र होते हैं, उनका पूरा समय दिया गया है, किस समय के जमाने का है और कौन सा स्थान है, सारी जगह होती है। और इनके साथ साथ हम देखते हैं कि उनमें क्रियाएं भी साथ में लिखी हुई होती है कि वजीर अली आवेश में आकर, या तो गुस्से में, या तो दुखी सा। तो इस प्रकार, क्योंकि क्या होता है कि उसे स्टेज पर रखने के लिए ये सारी क्रियाओं का, स्थान का और ऐसे पूरे वातावरण की भी जरूरत रहती है, तो उनके लिए ये परिचय दिया गया होता है। तो यहाँ पर भी इस एकांकी में, कारतूस में है, ये परिचय हम सबसे पहले देख रहे हैं, उसके बाद पाठ की शुरुआत करते हैं। तो क्या है कि उसमें मुख्य पात्र कौन कौन से दिए गए, एक तो कर्नल है, फिर लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और उनके सवार है, और इसके अलावा जो हमारा मेन पात्र है वजीर अली, वो तो रहेगा ही। फिर अवधि, यानी कि पूरा समय कितना लगेगा इस एकांकी को यदि स्टेज पर रखना हो तो कितना समय लग सकता है, 5 मिनट तक का। इसके बाद ये कौन से जमाने की बात हो रही है, तो कि सन 1799 को जब ये घटना हुई थी, तो उस समय को लेकर यह एकांकी है वो यहाँ पर रखी गई है। तो उनका पूरा परिवेश होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। फिर समय तो रात्रि का पूरी रात्रि जो है, चांदनी चंद्र है, छाया हुआ है, रात्रि का समय होता है। इसके बाद स्थान, तो कहाँ का स्थान दिखाया गया कि गोरखपुर के जंगल में कर्नल है, उनका नाम क्या था, कालिंज नामक। तो उनका पूरा खेमा यानी कि उनकी पूरी टुकड़ी जो है, बटालियन जो है, वो जहाँ पर रुकी हुई थी, तो उसके अंदरूनी हिस्से यानी कि उस टुकड़ी के हिस्से की बात है। तो जंगल का विस्तार है जहाँ पर ये रुके हुए थे, वहाँ की यह बात बताई गई है। तो इस प्रकार से यह पूरी एकांकी जो है वो दी गई है। तो यह भी आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम कि एकांकी का जैसे परिचय देखा हमने कि पात्र होते हैं, उसमें समय भी दर्शाया गया होता है, इसके साथ स्थान भी रखा गया होता है। तो अब हम पाठ से शुरुआत करें तो कि पाठ कहाँ से आगे बढ़ रहा है, कि जैसा हमने देखा था कि कहाँ का स्थान था, कि गोरखपुर का एक जंगली विस्तार था, और जिसमें कर्नल कालीन जो है वो अपने खेमे के साथ रहे हुए थे। तो कर्नल कालीन जो है वो लेफ्टिनेंट से बात कर रहे होते, कहते कि ये जंगल है वो तो बड़ा खतरनाक है, इसमें कैसे रहा जा सकता है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हाँ, यहाँ हम लोग कई हफ्तों से रहते हैं और जिंदगी है वो तंग आ गई है, खेमा डाले हुए है, सैनिक भी तंग आ गए हैं, और ये वजीर अली जो है कि उनका पीछा करते करते इतना समय बीत गया पर हाथ से ही नहीं आता है, वो आदमी है या क्या है, भूत है, और इस तरह बातें हो रही होती है। फिर परिचय दिया जाता है कि वजीर अली यानी कौन है, कि वो सिराज उद्दौला का तो नहीं, पर कहते हैं कि आसिफ उद्दौला जो है, कौन, आसिफ उद्दौला, आसिफ उद्दौला का भाई है। कौन, शहादत अली के बारे में है, वो लेफ्टिनेंट पूछते हैं, और जिनके कारण कहते हैं कि आसिफ उद्दौला का भाई है, कौन, शहादत अली। और आसिफ उद्दौला जो है उनका ही बेटा है यह वजीर अली, आसिफ उद्दौला का बेटा वजीर अली,
और आसिफ उद्दौला है, उनका भाई कौन है, शहादत अली। तो वो शहादत अली को जैसे ही पता लगा कि वजीर अली के रहते हुए मुझे ये अवध का राज्य है वो नहीं मिलने वाला, उसकी गद्दी, उनका तख्ता है वो नहीं प्राप्त होगा, इनके कारण वो कैसा व्यक्ति था, शहादत अली का परिचय क्या दिया गया कि वो एक ऐश आराम करने वाला व्यक्ति था। और इनके कारण उसे राज्य भी चाहता था, पर उसको पता था कि आसिफ उद्दौला जो कि अभी गद्दी पर थे, तख्ते पर थे, और उनका पुत्र था वजीर अली, तो उनके मरने के बाद इसे ही राज्य है वो दिया जाता है, और जिनके कारण है वो शहादत अली का विरोधी हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। और अंग्रेजों का तो दुश्मन था ही, क्योंकि जब से वजीर अली जो है वो अवध पर आया हुआ था, तो देखते हैं कि 5 महीने तक ही मानो उन्होंने अवध पर है वो राज किया हुआ था, पर फिर भी अवध के दरबार को उन्होंने इस तरह अंग्रेजों से खींच लिया था कि अंग्रेजों के वो विरोध हो गए थे, और जिनके कारण अंग्रेज सरकार है वो भी वजीर अली का पीछा कर रही थी, उसे ढूंढ रही थी। तो इस तरह जो है वजीर अली एक अंग्रेजों का दुश्मन भी था और साथ में शहादत अली का भी दुश्मन था, क्योंकि शहादत अली को वजीर अली के रहते हुए यह तख्त अवध का जो है वो नहीं मिलने वाला था। तो इनके कारण दोनों का दुश्मन बना हुआ था। इनके कारण शहादत अली ने क्या किया कि वो तो ऐशो आराम वाला व्यक्ति था, उन्होंने एक तो 10 लाख रुपए अंग्रेजों को नगद कर दिए, और साथ में कहे तो क्या बात जो थी कि अपनी आधी जो जायदाद है, दौलत है अवध की, वो दे दी ताकि उसको अवध के तख्त पर बिठाया जा सके। और इनके कारण क्या हुआ कि अंग्रेज फौज ने हमला किया और शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाया गया, क्योंकि उन्होंने आधी जायदाद दी, 10 लाख रुपए नगद दिए, और इनके कारण वजीर अली को वहां से भागना पड़ा। और इसी बात को लेकर है वजीर अली जो है वो अंग्रेजों के पीछे पड़ा हुआ था, और वजीर अली को ढूंढने के लिए भी यह पूरा खेमा है वो गोरखपुर के जंगल में लगाया गया था। तो वही सब कुछ बातें हो रही होती है, और उसी में लेफ्टिनेंट जो है वो कर्नल को यह भी पूछते हैं तो क्या कि वो अफगानिस्तान में जो हमले करवाए थे वो भी इन्हीं करवाए होंगे। तो कहते हैं कि इनकी तो ये सारी बातें जो है, वजीर अली जो है उनकी बातें तो मुझे रॉबिन हुड की याद दिलाती है कि उनके कारनामे जैसे ही वजीर अली के भी कारनामे हैं। तो इस तरह बातें होती रहती है, और बात और आगे तक ले जाते हैं कि अफगानिस्तान के जो मामले हैं उनमें तो टीपू सुल्तान कहा थे कि उन्होंने साथ दिया था और ये हमले हैं वो करवाए थे, और दिल्ली बुलाया था फिर शमसुद्दौला ने भी, और शमसुद्दौला का भी परिचय आता है। तो वो भी बात हम देखते हैं, पर इनसे पहले मैं और कुछ बताऊं, आप ये पॉइंट एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम आगे बढ़े तो कि जो बात हुई कि अफगानिस्तान बादशाह शाह को है वो इस युद्ध के हिंदुस्तान पर हमले की दावत है वो दी गई अंग्रेजों को हटाने के लिए। तो सुना है कर्नल है उसको लेफ्टिनेंट जो है वो कह रहे थे कि सुना है कि वजीर अली ने है इसको दावत दी थी कि तुम हिंदुस्तान पर हमला करो, किसे, अफगानिस्तान के बादशाह शाह को। तो लेफ्टिनेंट को कर्नल है जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं था, कि सबसे पहले तो ये दावत जो है वो टीपू सुल्तान ने दी थी, और उसके बाद वजीर अली ने, और उसके बाद तो फिर शमसुद्दौला ने भी उनको दावत दी हुई है। अब शमसुद्दौला यानी कौन था कि शमसुद्दौला जो है वो बंगाल के जो नवाब है, बंगाल नवाब का एक रिश्तेदारी भाई था। शमसुद्दौला जो है बंगाल के नवाब जो है उनका रिश्तेदारी भाई बना हुआ था, और वो भी बड़ा खतरनाक आदमी है शमसुद्दौला, दोनों ही खतरनाक आदमी है। तो उसे रहते अंग्रेज सरकार है वो कुछ ना कर पाएगी। और लेफ्टिनेंट कहता है तो क्या इसके चलते तो ऐसा लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के है वो कंपनी के खिलाफ सारी लहर है वो दौड़ उठी है। तो कर्नल कहता है कि जी हाँ, अगर ये कामयाब हो गए तो हमारे कारनामे है वो यहीं के यहीं रह जाएंगे। उनके कारनामे ऐसे है कि हमारे बक्सर और प्लासी के युद्ध हमने जो जीते थे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। और हमारे चलते कर्नल द्वारा कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने जो ये सब कुछ हासिल किया हुआ है, जो कंपनी खड़ी की हुई है, वो अब लॉर्ड वेलेस्ली के रहते हुए
ये सब कुछ है वो बर्बाद हो जाएगा यदि हिंदुस्तानी इकट्ठा हो गए और इस तरह हमला करते रहे। जैसे कि देखा हमने शमसुद्दौला है, ये बंगाल के नवाब है, वजीर अली है, टीपू सुल्तान है, कई लोग इस तरह के काम में जुड़े हुए थे। तो इनके सहारे लगा कि लॉर्ड क्लाइव ने जो इकट्ठा किया हुआ है कंपनी का, वो विलेज लेके रहते हैं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसी के चलते लेफ्टिनेंट है वो फिर दुखी होता है कि वजीर अली तो बहुत खतरनाक आदमी, इसके रहते तो ये हो जाएगा, इसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और इनके लिए कह रहे कर्नल कि और क्या करें, हमने पूरी फौज भी लगा दी है, कई वर्षों से हमारी आंखों में धूल झोंकता हुआ इसी जंगल में घूम रहा है, फिर भी हम नहीं पकड़ पा रहे। वो अकेला होते हुए भी थोड़े से आदमी है उनके पर, वो भी इतने जाबाज है कि हमारी इतनी फौज रहते हुए भी हम उसे नहीं पकड़ पा रहे। तो इसी बातों को लेकर है वो वजीर अली की बात हो रही थी। और फिर कहा कि बहादुर है, और कर्नल कहते हैं कि यदि वो बहादुर न होता तो हमारे वकील का ऐसे कैसे वो कत्ल कर देता। वकील के कत्ल की जैसे ही बात आती है तो लेफ्टिनेंट है वो उसे पूछता है कि आप बताओ तो सही कि वो वकील के कत्ल का किस्सा है वो क्या था। तब जाके वो लेफ्टिनेंट को कर्नल जो है पूरा हिस्सा या किस्सा जो है कत्ल का वो बताते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। कि जब अवध पर से उसे हटाया गया, क्योंकि उनका भाई जो शहादत अली था उस पर अंग्रेज द्वारा अवध पर उसे तख्ते पर बिठाया गया, तब वजीर अली को वहां पर हटाकर कहाँ बनारस ले जाया गया, बनारस पहुंचाया गया और उसको कहा गया कि तुम्हें सालाना कितने, तो 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये सालाना है वो दिए जाएंगे किसके तौर पर, एक वजीफे के तौर पर, वजीफा यानी कि सालाना उनकी एक आवक के तौर पर दिए जाएंगे। और यह बात उसे कुछ ठीक न लगी, और उसके बाद जब गवर्नर जनरल जो है उनके द्वारा उसे कहाँ बुलाया गया, कि कलकत्ता बुलाया गया। किसके द्वारा, कि गवर्नर द्वारा जो है वो उसे कलकत्ता बुलाया जाता है, ठीक है। और उसके चलते वजीर अली को यह बात पसंद न आई, ठीक न लगी, और इनके लिए वो वकील के पास गया और वकील से कुछ बात करना चाह रहा था, शिकायत कर रहा था गवर्नर की कि कलकत्ता में क्यों जाऊँ, मुझे क्यों बुलाया गया है। तो वकील ने उनकी बात सुनने की बजाय है उल्टा उसे सलाह देने लगे और भला बुरा कहने लगे। तो एक तो वजीर अली जो है वो पहले से अंग्रेजों का विरोधी था, उन्होंने अपना खंजर निकाल कर वहीं पर ही उनका काम है वो तमाम कर दिया, और इस तरह ये वकील का कत्ल उन्होंने किया हुआ है। तब से ही अंग्रेज सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है। अब हुआ यह कि वजीर अली है वो वहाँ से निकल जाता है और फिर आजमगढ़ की ओर भागता है। आजमगढ़ जाता है, वहाँ अपने हुक्म मारो यानी अपने साथीदारों का साथ लेकर वो घाघरा पहुँचता है। घाघरा यानी कि एक नदी का नाम है। वो घाघरा नदी के होते होते फिर ये जंगल में आ जाता है, और ये जंगल में भी बहुत समय से रह रहा है, और हम भी उसे ढूंढने के लिए इनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर खेमा डाले हुए, पर फिर भी वो हमारे हाथों में नहीं आता है। तो इस तरह की कई सारे बातें होती है, और भी उनका एक किस्सा है वो यहाँ पर मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। पर चाहता हूँ कि इनसे पहले ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि वकील का कत्ल करते हुए फिर वजीर अली जो है वो भाग निकलता है, आजमगढ़ के होते हुए नदी को पार करते हुए अब जंगल में आकर रुका हुआ है। तो ये सारी बातें सुनकर जो है वो लेफ्टिनेंट कहने लगा कर्नल को, तो अब ये बताइए कि वजीर अली की स्कीम क्या है, यानी कि उनकी क्या योजना है, अब वो क्या करना चाहता है। तो वो पूरी योजना बताते हैं कि उसे अक्सर नेपाल पहुंचना है, और नेपाल पहुंचना कर है वो अफगानी हमले का इंतजार करेगा। जैसे ही अफगानी लोग हैं वो हमला करेंगे तो वो अपनी ताकत बढ़ाएंगे, और फिर उन ताकत के जरिए वापस अवध पर आकर है वो अपनी हुकूमत जमाएगा, और अपनी हुकूमत के चलते अंग्रेज सरकार को वहाँ से भगा देगा, और पूरे हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालना चाहता है। तो यही उनकी पूरी योजना है। तो कर्नल कहता है कि तो उनके लिए तो नेपाल पहुँचना मुश्किल काम तो कुछ है नहीं, वही बातें हैं वो हो रही होती है। तो इस तरह उनकी पूरी योजना थी, और लेफ्टिनेंट कहते हैं कि उसके लिए तो ये मुश्किल नहीं है। तो फिर कर्नल कहते हैं क्योंकि हमारी फौजें रहती है और साथ में जो
नवाब शहादत अली खां है, उन्होंने भी अपने सिपाही है वो वजीर अली के पीछे रखे हुए, जिनके कारण यह बताया गया है कि उनके लिए पहुंचना थोड़ा कठिन है। और यह मालूम हुआ है कि वो यहीं यह गोरखपुर के जंगलों में ही रुका हुआ है। और ऐसी बातें हो रही थी, उतने में तो खेमे की ओर एक सवार है वो आ रहा था। तो उनकी सूचना देने के लिए एक सिपाही है वो खेमे के अंदर आता है और सूचना देता है कि एक कोई सिपाहियों का पूरा दल आ रहा हो, वैसा लग रहा है। दाखिल होता है, कह रहा है, कर्नल पूछता है कि क्या बात है। लेफ्टिनेंट कहता है कि बहुत दूर कोई गर्द उड़ रही है, गर्द यानी कि धूल है, उड़ती दिखाई दे रही थी, और उस धूल से तो लग रहा है कि सिपाहियों को कह दो कि तैयार हो जाए। लेफ्टिनेंट को आदेश देते हैं, कर्नल है वो आदेश देते कि सिपाहियों को तैयार करो और कोई एक सिपाही पर नजर रखो कि जो आने वाला व्यक्ति है उन पर नजर रखो कि वो कहाँ जा रहा है, कौन है। इसलिए लेफ्टिनेंट खिड़की की ओर जाकर देखता है तो बहुत धूल उड़ रही होती है। उन्हें लगा कि कोई पूरा काफिला आ रहा है, पर उन्होंने देखा तो उनमें तो कोई एक ही सवार आता हुआ नजर आ रहा था। तो एक सवार है उस खेमे की ओर आ रहा था। कर्नल ने सिपाहियों से कहा नजर रखो, और वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सवार है हमारे खेमे की ओर ही आगे आ रहा है। सवार वहां तक पहुंचता है और बाहर से खड़े सिपाहियों को कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है, उससे मिलवा दो। सिपाही कहता है, कर्नल कहता है चिल्लाकर, बहुत खूब, अंदर से ही यहीं इसी ओर आ रहा है। तो फिर सवार कहता है कि हाँ देखते हैं चलो। और इस तरह कर्नल से मिलने के लिए वो सवार है वो अंदर तक खेमे में पहुंचता है और कहता है कि पहले तो सिपाही जाकर कर्नल से आज्ञा लेते हैं कि हुजूर सवार है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहते हैं कि भेज दो। इसलिए वजीर अली की बातें हो रही, लेफ्टिनेंट है अभी कुछ कह रहा है कि शायद वजीर अली का कोई आदमी होगा और हमारे साथ मिलकर वो उसे गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ आया होगा। उतनी बात कर रहा होता है, उतने में तो ये जो सवार है उसे लेकर सिपाही आते हैं। इसलिए कर्नल कहता है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। वजीर अली जैसे ही अंदर पहुंचता है, वो तो एक सवार था, उसकी पहचान अभी कर्नल को थी नहीं, इसलिए कहता है कि तन्हाई तन्हाई जी, यानी कि मुझे अकेला रहना है, अकेले बातचीत करनी, इन लोगों को जाने दो। तो कि हमारे लोग हैं, हमारे आदमी है। तो कि नहीं, पास पड़ोसी भी और कोई भी होते हैं, इसलिए मुझे तन्हाई चाहिए। फिर कर्नल सभी लोगों को वहां से दूर करता है और कर्नल और सवार दो ही व्यक्ति है अब रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपका इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है। फिर जो सवार है वो कर्नल से कहते हैं कि तुमने यह खेमा क्यों डाला हुआ है। तो कहते हैं कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए यह खेमा डाला है। तो कि गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इनके लिए यह पूरा लाव लश्कर, इतना ज़्यादा लश्कर क्यों। तो कि वो उनकी गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब, वो हाथ ही नहीं आता है, और इसके चलते हमने ये किया है। वो एक जाबाज सिपाही है। फिर कहा तो मैंने भी ये सुन रखा है कि ये बात ठीक है। कर्नल कहता है कि मैंने भी सुना, सिपाही कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना है कि वो एक जाबाज सिपाही है। फिर कहता है कि आपका यहाँ क्यों आना हुआ, आप क्या चाहते हो। तो कहता है वो सवार कि मुझे क्या चाहिए, चंद कारतूस, थोड़े कारतूस लेने के लिए मैं यहाँ आपके पास आया हुआ हूँ। तो कर्नल पूछता है किस लिए। तो कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए मुझे कारतूस चाहिए। इसलिए कर्नल ने सीधे ही 10 कारतूस लेकर है वो वजीर अली को दे दिए। इसलिए सवार कहता है कर्नल क्योंकि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, गिरफ्तारी के लेने के लिए। और इस तरह कितने 10 कारतूस जो है वो दिए जाते हैं कर्नल के द्वारा वजीर अली को। और फिर कहते हैं वो वजीर अली जो है शुक्रिया करते हुए वहाँ से निकल जाता है। और फिर कर्नल उसको निकलते वक्त पूछता है आपका नाम। तो कहता है वजीर अली। अभी तक तो उनकी पहचान थी नहीं, वजीर अली कहते ही कर्नल है वो कुछ बोल नहीं पाते। और फिर कहता है वजीर अली कि ये तो आपने कारतूस दिए इसलिए मैं आपकी जान है वो बख्श देता हूँ। इतना कहते हुए वहाँ से निकल जाता है
और कर्नल तो हक्का बक्का रह जाता है, उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलता। और बाहर ये डब्बों की आवाज़, घोड़े के टापों की शोर सुनाई देती है और वो सवार है वहाँ से, यानी कि वजीर अली जो है अदृश्य हो जाता है। जैसे लेफ्टिनेंट आते हैं, पूछते कौन था, तो कहते हैं कि एक जाबाज सिपाही, और तो कुछ उससे न बोला गया। वो अपने दबे होठों से इतना ही कह पाए कि एक जाबाज सिपाही था। तो इस तरह ये वजीर अली की जो दिलेरी है, यानी कि बहादुरी जो है, एक हिम्मत जो है, उसकी दाद देनी चाहिए कि खुद कर्नल खेमा लिए हुए वजीर अली को जंगल में कई हफ्तों से, कई समय से ढूंढ रहा था, और वही वजीर अली उसी के ही पास आकर उसी से ही कारतूस ले जाता है। तो यह तो कैसी दिलेरी की बात है, कैसी हिम्मत की बात है। तो ऐसे तो कई सारे क्रांतिकारी का है, कई सारे ऐसे एक हिम्मतवान लोग का है, व्यक्ति का है। और इसी के चलते हमारा देश आज आज़ादी की एक जो स्वतंत्रता की ओर है वो बढ़ा हुआ है। तो ऐसी व्यक्ति की एक परिचय के लिए, उनको याद करने के लिए पूरा पाठ है वो दिया गया है। इसके बाद देखें तो अब स्वाध्याय में इनके कई सारे प्रश्न दिए गए हैं, विकल्प वाले हैं, एक एक वाक्य वाले, दो तीन वाक्य वाले और 5 वाक्य वाले, सारे प्रश्न दिए गए हैं। उसे भी आपको होमवर्क में एक नोट